कांग्रेस ऐसी कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था जिसका नेतृत्व खुद अंग्रेज कर रहे थे। इस पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने दिया एक दमदार भाषण। आप भी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सिर्फ इतनी है कि हम झूठ बोलने की अपनी आदत को छोड़ दें। ये तत्कालिक कोई एक घटना घटी, उस पर रिएक्शन दिया, पूरे देश में फेसबुक पे भारत माता की जय हो गई, ये एक छोटा सा अंग है। सच बोलने से कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन जो आदमी सच बोलेगा वो जब नहीं भी होगा तब भी राष्ट्र उसे याद करेगा। इसलिए आपके पूर्वजों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन हम 70 सालों में अपने बच्चों को सच बात बताने से हिचकते रहे। इसलिए हमने अपने घरों में कहानियां सुनाई। हम शिवाजी की गाथा सुनाते हैं, हम फूल वाले चचा की कहानी सुनाते हैं, हम सब कुछ सुनाते हैं, लेकिन सावरकर की कहानी नहीं सुनाते। हम सुभाष चंद्र बोस की कहानी नहीं सुनाते। हम नहीं चाहते हमारा बेटा सुभाष चंद्र बोस बन जाए। हमारा बेटा तो फूल वाले चचा की तरह 19 साल तक प्रधानमंत्री बने। पंडित जी, ये कहां मिला, वो कहां के पंडित थे पता नहीं सर, आज तक पता नहीं चला सर। ये कहां था, उनके कौन से गोत्र में लिखा था। ये बात अलग है कि आपने सत्ता बदली तो लोग अपना गोत्र आजकल पता कर रहे हैं। इसलिए ये झूठे नैरेटिवों को प्लीज मैं मानता हूं कि आप चलाना बंद कर दें। कहां से पता चला कि ये पंडित थे? किस देश में किसी के नाम के आगे पंडित लगा होता है? वो तो हमारे यहां जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, वो पैदाइशी पंडित नहीं होते, उनके नाम के आगे एक पदवी के तौर पे पंडित लगता है। और पंडित का मतलब है पढ़ा लिखा, ज्ञान प्राप्त किया हुआ आदमी। उनके ज्ञान की कई सारी कहानियां हैं और उसके चर्चे समुद्र पार तक है। लेकिन एक घटना में इसलिए बताना चाहता हूं, सावरकर के माफीनामे पे बहुत चर्चा हुई है। जब भी मसला आता है सावरकर ने माफी मांगी, सावरकर ने माफी मांगी। 1946 में 4 घटनाएं घटी, 4 घटनाएं, और हमने चारों में से किसी का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि हमारा स्वार्थ यह है कि ठीक है आप हैं, लेकिन आपने इतने लंबे कालखंड में सच बोलने और सच लिखने वाला योद्धा पैदा नहीं किया। इसलिए 4 घटनाओं का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि उससे आज के वर्तमान की स्थिति का आपको अंदाजा हो जाएगा। 1946 में 16 अगस्त 1946 का दिन किसी को याद है? 16 अगस्त 1946 में पूरे देश में मुस्लिम लीग एक पाकिस्तान बनाने का आंदोलन चला रही थी, और उनके लीडर ने कभी भी झूठ नहीं बोला। यह मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जिन चाटुकारों को गद्दी चाहिए थी, उन्होंने उनकी झूठ को छुपाया। इसलिए 16 अगस्त 1946 को भारत में जब उनको यह लगने लगा कि पाकिस्तान की मांग उनकी उस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरीके से वो चाहते हैं, तब भारत की धरती पर, बंगाल की धरती पर वहां के चीफ मिनिस्टर शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने, जो मुस्लिम लीग का था, 16 अगस्त 1946 को भारत में पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ। और चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसने उस शहर के और राज्य की पुलिस को 2 दिन की छुट्टी दी और खुलेआम इस्लामिक जिहादी मुसलमानों को छूट दी, और उस नरसंहार में 10,000 हिंदू औरतें, बच्चे मारे गए। सड़कों पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लाशें पड़ी रही, उनको कोई उठाने वाला नहीं था। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। फिर एक तीसरी घटना, दूसरी घटना, कैबिनेट मिशन प्लान आया। यह 1946 की घटना है, और उसके तहत तय हुआ कि भारत को किसी तरीके से छोड़ना है।
तो सुभाष चंद्र बोस की आईएनए फौज, उसके कारण कई जगह विद्रोह हुए, यह आपने सुना होगा। लेकिन नौसेना में 1946 में विद्रोह हुआ। तब माउंटबेटन ने नेहरू से कहा, आप लोग जाएं और इस म्यूटनी को, इस विद्रोह को रोकें और भरोसा दिलाएं कि जल्दी ही भारत आजाद होगा। चाचा नेहरू माउंटबेटन के कहने से फौजियों को यह भरोसा दिला रहे थे, बातचीत हो गई है, जल्दी देश आजाद होगा, आप लोग विद्रोह न करें। यह ऑन रिकॉर्ड है। तीसरी घटना, कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो अब आपको समझ में आएगा कि गांधी जी ने किसके इशारे पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में सबसे बड़ा राष्ट्र के साथ धोखा किया। उसी 1946 में ज्यादातर लोग, खासतौर से सनातनी, ये तो कहते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम जवाहरलाल नेहरू है, और उनसे पूछो कि वो कब बने थे पहले प्रधानमंत्री, तो 15 अगस्त 1947 की डेट बताई जाती है। यही है एवरेज। सच क्या है? 1946 में एक एजेंडे के तहत नेहरू जी ने सितंबर 1946 को अंग्रेजों द्वारा यह कह करके कि अंतरिम सरकार है और हमको ट्रांसफर ऑफ पावर करना है, तो किसी को सौंपना है, उसके लिए गांधी जी से कहा। बल्कि गांधी जी से यहां तक भी कहा गया कि देखिए, अगर इसके अलावा कोई हुआ तो हमें पावर को ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी। उसके तहत सितंबर 46 में ये कबूतर उड़ाने वाले इन चचा जान ने यूनियन जैक के नीचे इंग्लैंड की क्वीन के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें शपथ दिलाई, तब वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये माफी नहीं, ये माफी से भी बड़ा जघन्य अपराध है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वर्ण जाति व्यवस्था अतीत की बात है, इसे भुला देना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज के हित में सोचने वाले सभी लोगों को यह बात बताना चाहिए कि वर्ण और जाति व्यवस्था अतीत की बात है। शुक्रवार को मोहन भागवत ने नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हमें अब वर्ण और जाति की अवधारणाओं को भूल जाना चाहिए। आज अगर कोई इसके बारे में पूछता है तो समाज के हित में सोचने वाले सभी को बताना चाहिए कि ये वर्ण जाति व्यवस्था अतीत की बात है और ऐसे अतीत को भुला दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों को खतरे में डालना संघ का स्वभाव नहीं। मोहन भागवत। इससे पहले मोहन भागवत ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को खतरे में डालना ना तो संघ का स्वभाव है और ना ही हिंदुओं का। मोहन भागवत का ये जवाब कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए था। कांग्रेस और विपक्षी दल ने आरएसएस पर समाज को विभाजित करने और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। विजयदशमी पर्व के मौके पर मोहन भागवत ने कहा था कि अल्पसंख्यकों के बीच ये डर पैदा किया जाता है कि हमें या हिंदुओं से उन्हें खतरा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ना ही भविष्य में ऐसा होगा। अल्पसंख्यकों को खतरे में डालना यह ना तो संघ का स्वभाव है और ना ही हिंदुओं का। भागवत ने कहा था कि नफरत फैलाने वालों, अन्याय और अत्याचार करने वालों और समाज के प्रति गुंडागर्दी अपराध के कृत्यों में लिप्त रहने वालों के खिलाफ आत्मरक्षा और हमारी खुद की रक्षा हर किसी के लिए कर्तव्य बन जाती है। लेकिन हमारी ओर से कोई भी धमकी नहीं दी जाती। हिंदू समाज किसी का विरोधी नहीं है। संघ भाईचारे, सौहार्द और शांति के पक्ष में खड़े होने का संकल्प लेता है।